ओके लो, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम्हें फोर्स समझ में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलता हूँ मैग्नेट का। ठीक है, कि मेरे पास एक मैग्नेट ये रहा और एक मान लो दूसरा मैग्नेट है। अब मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो ऑफकोर्स वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या फिर अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो वो क्या वो करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, हमें ये मालूम है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब मान लो मैं इस मैग्नेट को यहां से हटा दूं। ठीक है, अब ये कोई दूसरा मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट है। तो क्या इस मैग्नेट का आसपास कोई इंफ्लुएंस होगा या नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, यस, इसका एक पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अगर उतने एरिया में तुम कोई मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल या कोई दूसरा मैग्नेट डालोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहां पे मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज है। ठीक है, मेरे पास दूसरा चार्ज ये भी है, बट अगर मान लो मेरे पास ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं भी करता यहाँ पे, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं भी एग्जिस्ट करता तो भी जो मेरे पास ये वाला चार्ज है इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है ही एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बट अगर ये नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो भी इसका इन्फ्लुएंस है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है इस चार्ज की वजह से। कहने का मतलब कि इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। बट यहां देखो, मैं एक चीज यूज कर रहा हूं कि ये मेरे लिए सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मतलब एक नॉर्मल चार्ज, जो चार्ज हम डील करते आ रहे हैं वो। बट यहाँ टेस्ट चार्ज जो है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि एक ऐसा चार्ज है जिसके वजह से इस पे कोई फर्क खासा पड़ने नहीं वाला। मतलब ऑफ कोर्स ये बड़ा चार्ज है तो हिलेगा डुलेगा नहीं, ऐसा कह सकते हो। बट ये जो चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज नाम ही इसका इसलिए है क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 कूलम होता है। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, और नाम में ही टेस्ट है, तो इसको हम लाते ही इसीलिए ताकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज का कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है, कि इस वाले चार्ज पे यानी Q0 चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मेरे पास दो चार्ज हैं, एक तो सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब वही वाली बात है कि चलो एग्जांपल के तौर पे यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अगर ये मेरे लिए Q है, ये Q0 है, तो तुम्हें फोर्स की वैल्यू लिखना तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, तुम्हें मालूम ही है फोर्स हम कैसे लिखते हैं। फोर्स का मतलब कितना होगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये हो गई फोर्स की वैल्यू। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए हमें करना क्या है कि इस फोर्स को, यानी इस पूरी की पूरी वैल्यू को मुझे चार्ज से डिवाइड करना है। तो मैंने Q0 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही मैं Q0 से डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब कि मेरे पास एक Q चार्ज का कोई भी, चलो अगर ये नहीं आया ना समझ में, तो एक नॉर्मल Q चार्ज ले लेता हूं। एक Q चार्ज का R डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे अगर तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्या होगा, KQ/r² होगा बस। और इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि जब मेरे पास दो चार्ज हुआ करते थे Q1 और Q2, तब तुम फोर्स निकालते हो KQ1 Q2/r²। तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है दो चार्जेस के बीच में, पहला चार्ज दूसरा चार्ज KQ1 Q2/r²। वेयर एज अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, एक चार्ज के लिए होगा, कि एक चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फील्ड में कितना इन्फ्लुएंस है उसका। तो बस वही KQ/r², ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस यही फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में। अब जैसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल करते हैं, बोला यह है कि एक एन इलेक्ट्रॉन मूव्स 6 सेंटीमीटर फ्रॉम व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ओके, जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁻⁴। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है
अगर मास और चार्ज ऑफ, मेरे हिसाब से तुम्हें ना ये चीज याद ही रखनी चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये बात तो वैसे भी पता होनी चाहिए, बट देखो सबसे पहली चीज अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स क्यों निकालना है वो बात की बात है, बट फोर्स निकालना है वो उसका मतलब कितना होता है Q इंटू ई। देखो सबसे पहली बात कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, फोर्स बाय चार्ज। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि फोर्स का मतलब क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां मैं किस चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल सी बात है कि फोर्स बाय मास होता है ना। अब फोर्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, E इंटू ई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होती है 9 इंटू 10 टू द पावर -31, जो कि वो भी क्वेश्चन में तुम्हें दे ही रखा है। अब ये करने के बाद मतलब एक्सेलरेशन जो कि फोर्स बाय मास होता है, ये करने के बाद मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली, अब मेरा क्वेश्चन करना सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे कि सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। तो बस ये डेटा यूज किया और हमें पता है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकाल रखी है ना हमने कि 0.35 इंटू 10 टू द पावर 16। सारी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लो। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, मैं मान सकता हूँ। ओवरऑल मेरे क्वेश्चन का पॉइंट ये नहीं था कि भाई तुम लोगों को कैलकुलेशन है ये है वो है, नहीं। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो तुम बहुत ही आसानी से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर फोर्स की वैल्यू दी हुई है तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये एक रिलेशनशिप तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस में पता होना चाहिए। हालांकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि वो फोर्स दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो बस वो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन, बट हाँ ठीक है। तो अब मेंस का एक सवाल देखते हैं। बोला यह है कि एक चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल OAB। यानी Q1 यहां पे है, Q2 यहां पे है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन में सिंपल ये बोला है कि तुम्हें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर जो O पे होगा ऑफ कोर्स, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस पे। ओके, सबसे पहले तो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं पहले वो इमेजिन कर लेते हैं। तुम खुद सोचो, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स होने क्या वाला है लॉजिकली कि यहां मैं इमेजिन करके चलूंगा, ओ मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पक्का क्या होने वाली है, रिपल्सिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बॉडी की वजह से रिपल्सिव, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी बॉडी की वजह से भी क्या होने वाली है, रिपल्सिव। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में ही सब कुछ डेटा तुम्हें दिया हुआ है, तो उसी की वजह से हम इंटरप्रेट करके देख रहे हैं। आगे ये बात समझ में। अब तुम अगर यहां नोटिस करोगे कि अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि जब तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे ना, तो वो एक्चुअल में क्या है, हाइपोटेनियस, यानी ये जो ए बी है, इस ए बी पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ओवरऑल डायग्राम कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा कि सिंपल सी बात है, ये रहा मेरा चार्ज 1, ये रहा मेरा चार्ज 2, Q1 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, Q2 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और सिंपल सी बात है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस पे, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ऐसा होता है ना 90 प्लस थीटा, और इसको अगर मान लो ये वैल्यू तुम्हें नहीं पता, इसको x मान लूं, तो प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, तो यहां से पता लग जाता है, ये लॉजिक है। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। अगर ये बात नहीं पता तो क्रॉस चेक करके देख लो, क्योंकि ये भी थीटा है, सॉरी ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि देखो इस क्वेश्चन में थीटा वीटा ये तो बच्चों वाली चीजें तुमने बहुत करी है। तुम्हें करना क्या है कि दोनों ही जो Q1 और Q2 है उसका एक रेशियो निकालना है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं Q2 की वजह से लिखूं जो कि E2 के बराबर है,
तो वो कितना हो जाएगा k q2 बाय x2 स्क्वायर। x2 स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड बॉडी का लिख दिया, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फर्स्ट बॉडी का लिखने जाऊं तो वो कितना होगा k q1 बाय x1 स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बॉडी की? फर्स्ट वाली बॉडी की, ठीक है, ये भी हमने निकाल ली। अब जरा इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेने चलूं तो रेशियो अगर मैं लूंगा तो मुझे एक बड़ी ही मस्त चीज देखने को मिलेगी। कैसे? ये दोनों जो रेशियो है वो tan थीटा के बराबर है। अब ये चीज समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे, जरा मैं इस छोटे वाले हिस्से को यानी अगर मैं इस वाले हिस्से को मैं पकड़ के चलूं तो जरा ध्यान से देखना यहाँ क्या हो रहा है। इसका मैं अलग से ही डायग्राम बनाता हूं कि यहां मैं ये साफ साफ बोल सकता हूं कि मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट बॉडी का है वो इधर है ना। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड बॉडी का है वो एक्चुअल में इधर है, ये है E2, ये है E1 और ये है नेट। बट ऑफ कोर्स मैं एक इधर पैरेलल लाइन बना सकता हूं जो कि किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये E2 है, नीचे वाला भी E2 है पैरेलल लाइन बनाने के वजह से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि अगर तुम जरा ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास यहाँ पे है वो क्या है? थीटा है। और इस वाले छोटे से ट्रायंगल में अगर तुम किसकी वैल्यू निकालने जाओगे? टैन थीटा की, तो वो किसके बराबर होने वाला है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी तरह है? परपेंडिकुलर की तरह है। और ये वाली जो चीज है वो किसकी तरह है? बेस की तरह है। तो वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि किसके बराबर होगा? E2 बाय E1 के बराबर, ठीक है। तो ये लॉजिक मेरे हिसाब से तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। अब इसी tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि tan थीटा किसके बराबर है? E2 बाय E1 के बराबर है। और यही tan थीटा अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं, बड़े वाले ट्रायंगल इस वाले में, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर tan थीटा की वैल्यू लिखोगे तो वो किसके बराबर है? x1 बाय x2 के बराबर है, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने E2 बाय E1 का एक बड़ा ही मस्त रिलेशनशिप निकाल लिया x1 बाय x2 से। क्यों? क्योंकि ये मेरे किस काम में आने वाला है। अगर मैं E2 की वैल्यू लिखने जाऊंगा, E2 की वैल्यू कितनी है? k q2 बाय x2 स्क्वायर। और वही अगर मैं E1 की वैल्यू लिखने जाऊंगा तो वो किसके बराबर है? k q1 बाय x1 स्क्वायर। यहाँ बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होने वाली है, और वो कैसे कैंसिल आउट होंगी? k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना, और q1 q2 कैंसिल आउट नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो x1 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या बनेगा? q2 x1 स्क्वायर, और ये जो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में q1 और x2 स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस ये जो चीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो है, और जो कि x1 बाय x2 के बराबर है। यहां मैं प्रूव कर चुका हूं इस चीज को, ठीक। तो अगर तुम देखोगे तो हो क्या रहा है? x1 से एक x1 और x2 से एक x2 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब फाइनली तुम नोटिस करोगे कि q2 बाय q1 की वैल्यू, या फिर कह सकते हो q1 बाय q2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो q1 बाय q2 की वैल्यू किसके बराबर है? x1 बाय x2 के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक्चुअल में सिंपल सवाल है। अगर तुम मतलब ट्रिग्नोमेट्री को समझते हो, वेक्टर्स को अच्छे से समझते हो, तब ये सवाल करना ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। इस वजह से ये सवाल एक्चुअल में बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अच्छे से याद है तो, ठीक है। जैसे यहाँ सेटअप समझा देता हूं मैं। मेरे पास चार्ज Q है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं चेक करना चाहता हूं पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं तो होगा क्या? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा हम ओरिजिन से लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? r0 के बराबर है। वही वो जो रैंडम पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर है। तो याद होगा तुम लोग को मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो r0 है और जो r डैश है वो किसके बराबर है? r के बराबर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे कि ये जो है ये वाला, ये तो टेल से टेल मिल रहा है और हेड से हेड मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से टेल से टेल, हेड से हेड मिला रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इसके और इसके सम के बराबर होगी। ये वेक्टर्स में बात होती है। तो एक्चुअल में मेरे पास इसकी वैल्यू
इन दोनों के सम के बराबर है। तो फाइनली मैंने इसकी वैल्यू जो मुझे एक्चुअल में चाहिए r डैश मुझे क्यों चाहिए, r डैश एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मुझे मिल गई r डैश इज इक्वल टू r माइनस r नॉट। अब जैसे ये चीज मुझे मिली, इसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बहुत आसान हो गया। मैंने किया क्या कि नीचे भी एक r से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी एक r से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है k q बाय r स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब एक नीचे r से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा बस तो नहीं चल रहा है कि जो तुम मर्जी आए तुम करो, तुम्हें ऊपर से भी r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे r से मल्टीप्लाई करने से वो r क्यूब बन गया, बट जब तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तुम वेक्टर से मल्टीप्लाई ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि लाइक जानबूझ के तुम ना एक तरीके से यहां से यहां तक का पोजीशन बताना चाहते हो कि भाई कहीं ना कहीं मेरे पास जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन किसकी है, r डैश की ही डायरेक्शन है। तो r डैश की डायरेक्शन और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो मैं ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन करने के लिए नहीं, मैं ये डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए आंसर दे रहा हूं। आ रही है बात समझ में? बस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है कि r डैश को अगर मैं रिप्लेस कर दूं r माइनस r नॉट से तो टॉप पे हो जाएगा r माइनस r नॉट, और नीचे तो मैग्नीट्यूड लिखना है इसीलिए हम मॉड लगा रहे हैं, तो r माइनस r नॉट का होल क्यूब, बस इतनी सी बात है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, कूलम्स लॉ में भी इसी तरीके से हमने किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या क्या चीजें तुम्हें दे रखी हैं। सबसे पहले बोला है पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी है 50 माइक्रो कूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम, ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। इन अ प्लेन xy एट अ पॉइंट वेक्टर r नॉट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो मेरे पास r नॉट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तुम्हें किसका पोजीशन बता रही है, चार्ज का पोजीशन बता रही है, जो कि कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये तुम्हें चार्ज, वो जो रैंडम चार्ज जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये उसका पोजीशन बता रही है तुम्हें, ठीक। वही अगर मैं बात करूं किसकी, अगर दूसरा वाला उठा के तुम देखो यहाँ पे ये वाला वेक्टर जो r वेक्टर दिया हुआ है, ये r वेक्टर किसका पोजीशन है, ये है 8i कैप माइनस 5j कैप, और ये किसका है, वो जो रैंडम पॉइंट है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रैंडम पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं। तो अब मेरे पास r की भी वैल्यू है, मेरे पास r नॉट की भी वैल्यू है। तो तुम्हें याद है अभी हमने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जब भी हम लिखते हैं तो ये जो आता है वो क्या होता है, r माइनस r नॉट होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो यही चीज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे r माइनस r नॉट निकाल लेता हूँ। तो r माइनस r नॉट की वैल्यू जब तुम लिखोगे तो i से i कैंसिल होगा, 5 से मतलब j से j माइनस होगा, तो ये किसके बराबर होगा 8 माइनस 2 i कैप, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हो कि माइनस एक तरीके से, चलो इसे माइनस लिख देते हैं, क्या हो गया मेरे पास बीच में कि -5 -3 ये हो गया j कैप, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखूं कि r माइनस r नॉट की क्या वैल्यू है, तो ये आ गई मेरे पास कितनी 6i कैप, और यहाँ पे आ गया -8j कैप, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया एक तरीके से, सिंपल सी बात है। पॉइंट मेरा क्या है कि मैंने एक तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू है, ये मेरे लिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये निकाल लिया। अब इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं यूज करने वाला हूँ। देखो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर होता है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है। चार्ज की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर -6 है, ये चीज हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, बहुत बढ़िया। और यहाँ अगर मैं देखूं कि r माइनस r नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है। तो मुझे वेक्टर भी पता है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r माइनस r नॉट, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स 36 प्लस 64 100, और मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो अगर वैल्यूज देखें यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 का पावर 3, तो ये हो गया 10 की पावर 3 यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। और अंदर तो 6i कैप और 8j कैप है ही,
अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने जाऊं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख सकता हूँ। इसको मैं और थोड़ा सॉल्व करूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2.7 और यहाँ k लगाने का मतलब ये 10 की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 3.6 और k का मतलब क्या है 10 की पावर 3। बस इतनी सी चीज है। और यही है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2.7 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3.6 का ऐसे होल स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड निकालना भी तुम्हें आना चाहिए। जब आई कैप जे कैप दिया हुआ हो तो मैग्नीट्यूड निकालोगे और सॉल्व कर आके यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ के बाद तो सवाल खैर एक तरीके से खत्म ही हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें जब भी वेक्टर वगैरह का सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने में ना थोड़ा पेशेंस दिखाओ। एक बार दो बार तुमने हाथ बैठा लिया ना वेक्टर्स के सवालों पे, उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझने के बाद एक बहुत ही सिंपल सी चीज है वो भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मैग्नेट होता था तो उस मैग्नेट के लिए हम कुछ इस तरीके की लाइंस बनाते थे, ठीक है। हम अर्थ के और सन के बीच में भी उस तरीके की लाइंस बना सकते हैं। अब ये जो लाइंस होती हैं वो एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट तो करती नहीं है, बट ये हम लाइन सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के इफेक्ट को समझ सकें, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो एक तरीके से इमेजिनरी होती हैं, जिनको मतलब तुम लोगों ने बनाया है कि मतलब कुछ रूल्स वगैरह के साथ होती है। एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, मतलब वैसा ही कुछ, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी कर्व बोल सकते हो, जिनको हम ड्रॉ करते हैं, जिनको हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकें, ठीक है। मैं समझ सकूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सारी बातें समझने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई, जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी कोई लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये लाइंस हम सिर्फ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज पे और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। यानी तुम जब भी पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उससे बाहर की तरफ इस तरीके से जा रही होगी, हमेशा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसकी तरफ आ रही होंगी, है ना। इसमें लॉजिक भी है। लॉजिक यही है कि देखो, हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी तरीके का एक तरीके से लॉजिक है। वही अगर मैं इमेजिन करूं यहाँ एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही वाली बात है। और वही है कि अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को, चार्जेस को साथ में रख दोगे, तो वहां पे भी केस वही होने वाला है कि लाइंस शुरू होंगी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा और फिनिश कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, पहला रूल है। अगली चीज हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या है, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होती हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि ओ यहां से यहां गई, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर यहां से यहां गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइंस है, तो बिना ब्रेक के तुम्हें कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं दिखेगा। ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही होती है, ठीक है। मतलब स्टार्ट होती हैं, एंड होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कहीं तुम्हें ब्रेक व्रेक मिल जाएगा इसमें, तो कंटिन्यूअस है। तो चलो, अब बेसिक बात तो समझ में आ गई कि जो लाइंस है वो शुरू होंगी पॉजिटिव चार्ज से और फिनिश होंगी किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। बट अगर मान लो मुझे कोई एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब, चलो मान लो जैसे मेरे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे दे रखी है, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब इन तीनों की डायरेक्शन हमें दे रखी है। मुझे मतलब नहीं है कि उस पूरे के पूरे रीजन में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस चाहता हूं कि मुझे पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, एक ऐसे एरो खींच दूंगा। तो ये जो मेरे पास एरो है ये क्या है, एक तरीके से टेंजेंट है। तुम्हें मालूम होगा, मान लो एक सर्कल होता है तो सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसे टच करते हुए जाती है। वैसे ही दुनिया में कोई भी कर्व हो, ऐसे कोई भी कर्व हो, तो उस कर्व के लिए हर पॉइंट पे एक क्या होता है, टेंजेंट होता ही होता है।
तो वो जो टेंजेंट है वो तुम्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन देके चली जाएगी। मैं रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, उस पॉइंट पे। जैसे यहां पे तुम देख सकते हो पूरे रीजन में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनी हुई है, बट मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चले कि डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं यहां से यहां एक ऐसी लाइन खींचूंगा और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है मुझे उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बता करके देगी। बस इतनी सी चीज है। वही टेंजेंट तुम यहाँ पे भी बना सकते हो, है ना। हर जगह तुम टेंजेंट बना सकते हो, बस बनाना आना चाहिए, वो एक पॉइंट पे टच हो रहा होगा। अगली प्रॉपर्टी हमसे ये बोलती है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सिंपल सी बात है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। सिंपल कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि मेरे पास मान लो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लिया कि चलो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर मान लिया वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया तुम्हें करना क्या है, सिर्फ टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट बनाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले कर्व के हिसाब से अगर टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और अगर मैं दूसरे वाले कर्व के हिसाब से टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी अगर मैं इसी पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास दो अलग अलग डायरेक्शन है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर गई, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या होगा, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी उस अकेले पॉइंट पे कितनी लाइंस हो जाएंगी, वहां पे दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी, वहां दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। और जो दो डायरेक्शंस हो गई तो समझ जाओ, सिंपल सी बात है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ओ एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शंस, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही चीज रीजन में भी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है वो कि अगर मान लो उन्होंने इंटरसेक्ट कर भी दिया ना एक दूसरे को, तो सिंपल बात है होगा क्या कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कभी भी तुम्हें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए दिखेंगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। अब अगली प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो देखो कैसे। वो ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वो हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर होंगी कंडक्टर के सरफेस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पे तुम देखोगे ये मेरे लिए एक कंडक्टर है, और जितनी भी लाइंस यहां पे आ रही है, ऑफ कोर्स अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस एंड नेगेटिव चार्ज पे होती है, तो वो ऐसे ही आएंगी। अब तुम देखोगे कोई सी भी लाइन अगर मैं उठा के देख लूं, सारी की सारी लाइन एंटर इसी तरीके से कर रही है कि वो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, ऐसा भी है ना कि भाई हो सकता है ना कि भाई मेरे पास ये कंडक्टर है तो लाइन ऐसे क्यों नहीं एंटर कर रही है ना। क्या रीजन है कि वो ऐसे कर्व बना के ऐसे एंटर कर रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ध्यान रखना, ये एक रूल होता है। ठीक है, ये सेम चीज इस वाले एग्जांपल में भी तुम देख सकते हो। क्या रीजन है कि ये कर्व यहां से यहां तक ऐसे जाके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या रीजन है? क्यों वो ऐसे सीधा सीधा यहां से यहां नहीं जा सकता, है ना, या ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे एंगल फिर वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। और एक और एग्जांपल जैसे ये वाला देखो, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे लाइन एंड हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे लाइंस कर्व इसीलिए हो जा रही है क्योंकि उनको क्या होना है, हमेशा कंडक्टर पे परपेंडिकुलर रहना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम एक कंडक्टर देखते हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। चाहे लाइंस आ रही हो चाहे लाइंस जा रही हो, हमेशा परपेंडिकुलर होने वाली है, हमेशा। अब इसका रीजन क्या है, चलो यहां पे मैंने एक ऐसा केस ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर है। बट अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, वो एक तरीके से ऐसा एंगल बनाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना होके वो अगर ऐसा एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, एंगल बनाने के वजह से दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट मेरे पास ये है इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट ये है। अब ये तो अभी भी परपेंडिकुलर है तो मुझे इससे खासा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इस वाले कंपोनेंट को देखो, ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। अब तुम्हें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो पक्का फॉर श्योर फोर्स भी होने वाला है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही इमेजिन करो कि इस छोटे बेचारे से चार्ज पे अगर फोर्स लगने लगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है और उसके वजह से उस चार्ज को मूव करना पड़ जाएगा।
क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो ऐसा पॉसिबल है बट इस चैप्टर में नहीं है। क्यों? जरा याद करो, शुरुआत में मैंने बोला था तुम्हें कि क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात किसकी कर रहे हैं? जब भी चार्जेस किस पे होंगे? रेस्ट पे होंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बात करूं ओ चार्ज मूव कर रहा है या ऐसी कोई चीज, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, चार्ज मूव करता है और बहुत जगह करता भी है, बट यहां हम उन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जब चार्ज रेस्ट पे है। तो जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मेरे कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला जो हम केस पढ़ रहे हैं ये कोई ऐसा एरा वाला केस नहीं है, यहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे हैं और अगर रेस्ट पे होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, 90 डिग्री पे होना पड़ेगा। ठीक, इसी चीज को वैसे समझ के देखो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, रीजन ये हो गया कि अगर इन केस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं हुई, अगर वो नॉट नॉर्मल हुई, जैसे कि यहाँ पे है, तो होगा क्या कि अब उसके पास दो कंपोनेंट होंगे और उसके पास एक ऐसा भी कंपोनेंट होगा जिसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा? उसका डायरेक्शन होने वाला है कि कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि वो ऐसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिसकी वजह से चार्ज को क्या करना पड़ जाएगा? फ्लो करना पड़ जाएगा। और अगर वो फ्लो करने लग गए तो तुम्हें मालूम है क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। अच्छा, करंट के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गई इस डायरेक्शन में तो फोर्स आ गया, फोर्स आया तो चार्ज को मूव करना पड़ेगा। और हम मूविंग चार्जेस की बात कर ही नहीं रहे, हम रेस्ट वाले चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये रीजन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती हैं। अगली प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, और सिंपल सी बात है कि यही हमें एक्सप्लेन करता है दो अनलाइक चार्जेस के बीच का फोर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि तुम देखोगे कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और हमें मालूम है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तुम देखोगे बीच की लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। अब इसको मैं समझाने के लिए तुम्हें एक ऐसे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक वायर है। अब ये जो वायर है, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे ऐसे है और दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब वो एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स जो वायर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? बेंड होना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, नोटिस कर सकते हो तुम। पॉइंट मेरा क्या है कहने का कि इमेजिन करो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक दूसरा चार्ज है और दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लाइंस है उनको क्या करना पड़ेगा? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एग्जांपल ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है, एक तार को पकड़ा, तार को ऐसे हमने पास में लेकर आए तो तार अपने आप ही बेंड होता है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वही केस है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो लाइंस है वो इस तरीके से क्या कर रही हैं? बेंड कर रही हैं। ठीक है, और वही इसी का जो उल्टा है वो क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास दो लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस का क्या मतलब है कि मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे पिछले वाले का टोटली उल्टा होने वाला है। क्या कि अब ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके केस में क्या होने वाला है? यहाँ पे लाइंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे लाइंस एक्सपैंड करेंगी लेटरली। ठीक है, लाइंस एक्सपैंड कर रही हैं, और ये जब एक्सपैंड कर रही हैं जैसा कि तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो, ऐसे एक्सपेंशन है इस तरीके से, तो ये मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है रिपल्शन बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस। आ रही है बात समझ में? तो अगर लाइंस के कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं या लाइंस के एक्सपेंशन की बात करूं, ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी ही सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं इसमें एक्चुअली। ये वो वायर वाला कंसेप्ट मेरा फेवरेट है, उससे समझोगे तो सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताती है। अच्छा, स्ट्रेंथ कैसे बता रही है जरा ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास अगर ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी ना तो ऑटोमेटिकली उसमें जो लाइंस होने वाली हैं वो क्या होंगी? क्लोज होंगी। मेरी नहीं मानते तो देख लो, विश्वास नहीं होता तो। जैसे कि मेरे पास ये एक चार्ज है और ये कोई दूसरा चार्ज है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे लाइंस बहुत सारी हैं और बहुत क्लोज हैं, यहाँ पे लाइंस बहुत कम है और उतनी पास पास नहीं है।
क्या फर्क हो रहा है? फर्क बस इतना ही है कि इस केस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने वाली हैं वो काफी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, आपस में काफी क्लोज हैं। वही अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो यहाँ पे होने क्या वाला है कि लाइंस उतनी क्लोज नहीं है एक दूसरे के। अगर वो लाइंस इतनी क्लोज नहीं है तो एक दूसरे के फार अपार्ट है, तो ये मुझे क्या बताएगा, दूर दूर है, तो ये ऑटोमेटिकली वीक फील्ड, एक कमजोर फील्ड के बारे में बता रहा है। बस इतनी सी चीज है, ठीक है। इसी चीज का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है कि अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड हो, ठीक है, कहने का मतलब ऐसा कि भाई तुम देखो सारी की सारी लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और इनके बीच का जो स्पेस है वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या केस बनता है, यहाँ पे तुम देखो, चलो मैं एक रीजन ये उठा लेता हूँ, एक ये रीजन उठा लेता हूँ, एक ये रीजन उठा लेता हूँ। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ देखोगे यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ए पे, बी पे और सी पे, तीनों ही पॉइंट पे क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटिफिकेशन लाइक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मान लो मेरे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है, पूरी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह सेम है, तो होने क्या वाला है, चाहे तुम कोई सा भी पॉइंट उठा लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होने वाली है वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो साफ साफ देख सकते हो कि लाइंस कितनी क्लोज हैं और कितनी दूर हैं, किस तरीके से ओरिएंटेड हैं, उससे हमें पता लगता है कि क्या फील्ड क्लोज मतलब स्ट्रांग है या वीक है या फिर क्या है, यूनिफॉर्म है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे एक और प्रॉपर्टी, जो आखिरी प्रॉपर्टी है हमारी, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मान लो लाइटनिंग हिट करती है, अगर बिजली कड़कती है, तो तुम कहाँ बैठोगे, गाड़ी के अंदर या पेड़ के नीचे? अब तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका होगा कि तुम्हें गाड़ी के अंदर ही बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, तो ये जो तुम्हारी गाड़ी है वो एक तरीके से शील्ड की तरह काम करेगी और तुम्हें क्या करेगी, बिजली से बचा लेगी, मतलब तुम्हें करंट नहीं लगने वाला। तो देखो यहाँ पे मेरे कहने का क्या मतलब है, होगा ये कि जैसे तुम्हें मैंने ये वाला केस दिखाया था, यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसका रीजन ये है कि जब भी मैं कंडक्टर की बात करता हूं, किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं, तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। वो इसीलिए होती है क्योंकि ये एक मेथड है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि हाँ, तुम चार्ज भले ही कहीं पे भी रख दो, ठीक है, अगर मैं मान लो चार्ज तुमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, बट कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स तुम्हें शॉक नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? ध्यान से देखो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, अब नहीं होंगी तो वो होंगी कहाँ? सारा का सारा जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, वो कहाँ पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है। तो सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है, सारा नेगेटिव चार्ज भी सरफेस पे है। इस वाले केस में भी सारा नेगेटिव चार्ज सरफेस पे है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है। तो ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होने वाली हैं, 0 होने वाली हैं। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला है कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लेकर आ रहे हैं बहुत पास में एक स्फीयर के, ओके, जैसा तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं उसको पास लेकर आया एक स्फीयर के। तुमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा वाला आंसर सही आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो सबसे पहली बात, जो मेरे पास ये वाले ऑप्शंस हैं, यानी जो थर्ड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये तो सही हो ही नहीं सकते, ये तो पक्का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां अगर तुम नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से कहीं तक भी 90 डिग्री का एंगल तो बना नहीं रही, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी तो सिंपल सी बात है, वो कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है कंडक्टर पे, तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब जरा देखते हैं कि ए और बी में से कौन सा सही है। अगर तुम ए और बी में ये वाला रीजन देखोगे तो दोनों में क्या है, सेम है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हो रही है यहाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से मालूम है, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी कि वो अट्रैक्ट कर लेगा सारे नेगेटिव चार्ज को। इसीलिए लाइंस शुरू हो रही है वहां से
और खत्म होंगी किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। बिल्कुल परफेक्ट, सही चीज है। तो ये चीज पहले वाले में भी सही है, दूसरे वाले में भी सही है, क्योंकि यहां नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लॉजिकली खुद सोचो कि अगर यहां नेगेटिव आया तो यहां पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इंडक्शन, थोड़ा बहुत इंडक्शन तुम्हें याद होगा, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज तो इसके इन्फ्लुएंस में उधर चला गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज को तो इधर ही रहना पड़ेगा। अब अगर इस वाले एरिया में पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से लाइंस को शुरू होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, तो लॉजिकली यहां से लाइंस को शुरू होना चाहिए। तो साफ साफ तुम देख सकते हो यहां पे से लाइन इसी केस में क्या हो रही है, शुरू हो रही है, यहां पे लाइंस खत्म हो रही है, जो कि क्या होगा, पक्का गलत बात है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए जो आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुमने बहुत सारी लॉजिक देखे कि भाई हाँ पॉजिटिव से शुरू होता है, कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, इंडक्शन वाली एक चीज भी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम्हारे पास 4 फिगर्स हैं, ए बी सी डी, मतलब फिगर एक ही है जहां पे तुम्हारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसके आधे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है और आधे हिस्से में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब तुमसे बोला है ए बी सी या डी में से कौन सा वाला सही रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इजीली मैं पहले वाले को, दूसरे वाले को और लास्ट वाले को एलिमिनेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो सब में एक बात तो सही की है कि उन्होंने लाइंस को शुरू पॉजिटिव से किया, सब में ही शुरू उन्होंने पॉजिटिव से किया है और खत्म उन्होंने नेगेटिव पे किया है। तो इन सब में ये बातें तो बिल्कुल सही है। बट एक और रूल था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और वो क्या रूल था कि लाइंस शुरू तो होती है पॉजिटिव पे, बट वो एक कंटिन्यूअस कर्व है। तो कंटिन्यूअस कर्व है तो वो खत्म होंगी कहां पे, नेगेटिव पे। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव पे खत्म भी होनी चाहिए, इसीलिए जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ए बी और डी ये तीनों ऑप्शंस क्या होंगे, गलत होंगे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी कहानी थी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।